मुसलमानों की नफरतों के खिलाफ झूठ सच फेक न्यूज आती है और वो न्यूज दिन भर सुबह से शाम तक ये पढ़ते हैं। हमसे फॉल्ट हुआ हमारे समाज से कि हम पहले वहाँ दीनदयाल नगर थाने गए, फिर हम माणक चौक गए। तो वो जो घटना स्थल था वो थोड़ा सा उस घटना स्थल की एक लेन डीडी नगर में, एक लेन माणक चौक, थोड़ा सा कंफ्यूजन था। अगर वहाँ पर किसी तरीके से प्रेशर बनाया जाता या कुछ होता तो वहाँ पे धाराएं बढ़ जाती। नाजायज काम हम नहीं कर सकते, हम मुसलमान हैं, हम जायज काम करें। तो मेरा ये मानना है कि अब आगे इस मामले में क्या होगा। अगर उन लोगों ने अपराध किया है, कोर्ट के अंदर वो प्रूफ होगा, कोर्ट उनको सजा देगी। तो ये इंसाफ की लंबी लंबी लड़ाइयाँ हैं। मसला यही होता है कि हम कहीं ना कहीं आपस में उलझ कर रह जाते हैं, जिस वजह से जो होता है ना, सामने वाली जो हमारे पार्टी, वो कोई भी हो सकता है सामने हमारे, वो कहीं ना कहीं फायदा उठा जाती है। तो हमारा ये मानना है कि पहले हम आपस में हमें मुत्तफिक होना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारी मानसिकता कुछ अलग हो, लेकिन जहाँ बात कौम की आ जाए जनाब, जहाँ पे भी कौम की बात आ जाए, हम अपने आपसी विवाद को, किसी से हो सकता है आपको बुग्ज हो, कीना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको आप साइड लाइन करें, क्योंकि मसला यहाँ पे कौम का है। आज हम आए हैं इमरान खोकर साहब के पास। रतलाम शहर में किसी भी मसले में आवाज़, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कौम के लिए कोई भी मसला होता है तो सबसे पहले अगर किसी की आवाज़ उठती है तो वो इमरान खोकर साहब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा रतलाम शहर में एक ऐसा मसला हुआ जो शायद नहीं होना चाहिए था, और जिसकी वजह से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रतलाम की जो छवि है वो, मुझे ऐसा लगा कि हाँ, इस बिगड़ती हुई नज़र आई, और ऐसा किसी भी शहर के लिए या रतलाम में नहीं होना चाहिए था। इसी मसले में आज हम इमरान खोकर साहब से बात करने के लिए आए हैं। हम जानते हैं कि इस मसले में क्या क्या हो सकता था, अभी तक क्या क्या हुआ है, और क्या चीज़ें सामने आई है। हमारी बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है, जब हमारे साथ कुछ मसले मसाइल होते हैं तो कई सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। तो हम कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे यही अपील करूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि हमारी कौम का मसला है तो हमारा मसला है। क्योंकि हो सकता है कि आज किसी बच्चे के साथ हुआ हो, कल को आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है, या किसी आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि मामले कोई रुकने वाले तो अभी है नहीं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आखिरी तक इसको आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो इमरान खोकर साहब, जिस तरीके से मामला हुआ रतलाम शहर का, और उसके बाद इसकी शुरुआत जो हुई वो किस तरीके से हुई थी? देखिए, एक्चुअली हुआ क्या है कि ये मामला तकरीबन एक डेढ़ महीने पुराना है। 2-3 बच्चे थे जो वहाँ पर अमृत सागर गार्डन के अंदर खेलने के हिसाब से गए थे। उन बच्चों को एक व्यक्ति ने वहाँ पर रोका और पूछा कि तुम लोग सिगरेट पीने आए हो। सिगरेट पीने के नाम के बहाने को लेकर उसने उसके साथ मारपीट शुरू की। अगर वो सिगरेट ना पीने की बात को लेकर वो उनको ताकीद करता, उनको कहता कि मैं आपके परिवारजनों को बुला लेता हूँ, समझाता, तो वो एक अलग बात थी। उसने मारने के दौरान हुआ क्या कि उस बच्चे के मुंह से गलती से ही निकल गया या अल्लाह। क्योंकि होता क्या है कि जब भी हमें चोट लगती है, या तो हम माँ को याद करते हैं, पिताजी को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, कोई भगवान को याद करता है, कोई जीसस को याद करता है, कोई गुरु नानक को याद करता है। अपने अपने धर्म के हिसाब से इंसान जिसको सबसे ज्यादा करीब पाता है उसको याद करता है। तो बच्चे के मुंह से गलती से निकल गया या अल्लाह। जब उसको ये लगा कि अरे ये तो मुसलमान है, फिर उसकी जो मेंटेलिटी बदली, और उसकी मेंटेलिटी बदलने के बाद वो ओवर एग्रेसिव हुआ। एक तो दूसरी बात, उसने उसको ये कहा कि या अल्लाह बोलेगा। हमने आपने देखा वीडियो के अंदर। तो कुल मिला के मेरे हिसाब से ये घोर सांप्रदायिक मानसिकता से पूरी तरीके से भरा हुआ इंसान था। और ये जो इंसान था, ये सारा जहर सडनली कहीं से लेकर नहीं आया, धीरे धीरे पिछले 10 साल में जिस सांप्रदायिक मानसिकता के साथ मोदी सरकार चल रही है, और जिस तरह के ध्रुवीकरण और सांप्रदायिक भाषण वो मंचों से देते हैं चुनाव के दौरान, जैसे मुगलों के बारे में, मछली के बारे में, मंगलसूत्र के बारे में, ये तुम्हारी बहन बेटी उठा के ले जाएंगे, अजीब अजीब तरीके की, मतलब आप हास्यास्पद तरीके की बातें हम लोग इस प्रधानमंत्री के और गृह मंत्री के और योगी के आदित्यनाथ के मुंह से हम लोग सुनते रहते हैं। तो ये वो लगता है कि इनके द्वारा, जब देश के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जब से अगर बैठकर अगर घोर सांप्रदायिक मानसिकता की बातें होगी, तो वो घूमते घूमते नीचे इमिटेट होगी और वो निचले स्तर तक जाएगी, ग्रास रूट तक। और ये जो प्रोडक्ट है, ये वो प्रोडक्ट है जो पिछले 10 साल के अंदर जो इन्होंने जहर बोया है, जो अफीम बोई है धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता की और कट्टरवाद की, और रेडिकलाइजेशन करा है इन्होंने एक बड़े वर्ग का, ये उसका प्रोडक्ट है, ये उसका परिणाम है। भविष्य के लिए नहीं, ठीक भी नहीं है। और एक चीज ये भी है कि इस तरीके से है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे उस लड़के ने नादानी में या फिर किसी के बहकावे में आके, या उसकी मानसिकता इस तरीके से सेट हुई, उसने वो काम तो कर दिया, लेकिन इससे जो दुष्प्रचार हुआ, वो दुष्प्रचार मुसलमान समाज का नहीं हुआ,
वो दुष्प्रचार कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का हुआ, हिंदू समाज का दुष्प्रचार इसके जरिए हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। बिल्कुल और ठीक, रतलाम की बिल्कुल जो ठीक कह रहे छवि हैं, इतने वो टाइम खराब से हुई है। बनी हुई थी, अभी आप कुछ समय से देखेंगे रतलाम में कभी ऐसा मामला आपने नहीं देखा होगा, लेकिन कुछ समय से कुछ ऐसी कंडीशंस बन रही है कि आए दिन रतलाम कहीं ना कहीं नेशनल न्यूज पे छाया हुआ होता है, छाया हुआ और पॉजिटिव न्यूज को लेकर नहीं, नेगेटिविटी के साथ। नेगेटिव न्यूज को लेकर। देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो आप बात कह रहे हैं ना कि इसके ये नादान होगा, नादान नहीं है। असल में क्या होता है, ये सुबह जब फोन लगाकर उठ के चेक करते हैं तो जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं धार्मिक कट्टर संगठनों के, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक उनके पास थिंक टैंक के थ्रू या जहीं कहां से भी जो इनके आईटी सेल के थ्रू मुसलमानों की नफरतों के खिलाफ झूठ सच फेक न्यूज आती है, और वो न्यूज दिन भर सुबह से शाम तक ये पढ़ते हैं। अरे आप बात कर रहे हैं, ये तो खैर एक कम पढ़ा लिखा बच्चा होगा, मैंने कई ग्रुप्स के अंदर हम देखते हैं रतलाम के अंदर बड़े बड़े डॉक्टर, सीए, वकील, इस तरह की बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोग घोर सांप्रदायिक सुबह से लेकर शाम तक मुसलमानों की पोस्ट करते हैं। हाँ, वो वकील दोपहर में जाएगा कोर्ट के अंदर, उसके क्लाइंट मुसलमान है, वहां पर उसको पैसे लेना है उनसे, तो उनके अंदर उसको मुसलमान नजर नहीं आएगा। उस डॉक्टर को जब वो इलाज करने बैठ रहा है तो वो पैसे मुसलमान से ले रहा है, इलाज कर रहा है, तब उसको धर्म याद नहीं आ रहा है। या वो सीए, उसके जो क्लाइंट्स होंगे वो मुसलमान है। कुल मिला के क्या है कि इनको पैसा लेना हो तो धर्म नहीं देखना है, वोट डालना हो, इनके खिलाफ नफरत फैलाना हो मुसलमानों के खिलाफ, तो ये इसी तरीके से प्रोपेगेंडा करते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का मिसयूज हो रहा है और ये मिसयूज किया जा रहा है, इनको बना बनाया एक एजेंडा सेट होता है सुबह उठने से लेकर शाम तक, सिवाय इनके पास धर्म की अफीम चाटे हुए सुबह से शाम तक लोग रहते हैं और वो ये काम करते हैं। और ये वाकई हमारे देश की, हमारे भारतीय संस्कृति के सख्त खिलाफ है। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति है, स्वामी विवेकानंद की हमारी संस्कृति है कि इस देश का, इस दुनिया का हर एक व्यक्ति हमारा भाई है। ये स्वामी विवेकानंद को मानने वाले लोग हैं ना, तो ये उस बात को माने, द वर्ल्ड इज ए होल फैमिली, सिंगल फैमिली, ये पूरी दुनिया एक परिवार है हमारा। हम तो उस मानसिकता से आते हैं, हम उस संस्कृति से आते हैं। और ये जिस नारे के साथ, जय श्री राम के साथ में जिस तरीके से मारपीट कर रहे हैं, इन्होंने कभी राम को पढ़ा है कि राम ने क्या त्याग, करुणा और समझ के चलिए कि प्रेम का और बंधुत्व का एक जीता जागता प्रमाण है। प्रमाण दिया, अपने भाई से जरा सी बात को लेकर उन्होंने राजपाट छोड़कर 14 साल वनवास काट लिया, उन्होंने शबरी के झूठे बेर खा लिए, उन्होंने भेदभाव नहीं किया। तो उस राम को, उन्हीं राम को मानने वाले ये जो लोग हैं, इनके अंदर नफरत कहां से आई? असल में क्या है, तब ये धर्म का चोला ओढ़कर राजनीतिक की कुर्सी बचाने का काम है। सही। जो ओरिजिनल धार्मिक लोग होते हैं, आप मिलो साधु संतों से, उनकी बातें सुनो, उनकी बातों में प्रेम होती है, उनकी बातों में करुणा होती है, उनकी बातों में त्याग होता है, उनकी बातों के अंदर दया होती है। ये है क्या अभी जो बने साधु बने घूम रहे भली लाखों की तादाद में, इनके यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे जा रहे होंगे, ये जो जिस तरीके से आर्थिक बहिष्कार कर दो मुसलमानों से, ये मत करो, ये साधु संत, ये साधु की आड़ में एक तरीके से ये सारे लोग शैतान हैं। जिस तरीके से हमारे धर्म के अंदर भी अगर कोई नफरत सिखाता है तो मेरी निगाह में वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरीके से अगर कोई हिंदू धर्म की आड़ के अंदर भी अगर कोई नफरत सिखा रहा है तो वो सच्चा हिंदू नहीं हो सकता। वो अपनी एक वेस्टर्न इंटरेस्ट को पूरा कर रहा है, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर रहा है। और ये चीजें आपको और हमको समझनी पड़ेगी आने वाले भविष्य की पीढ़ियों के लिए। चलिए हम अपनी बातों पे आते हैं। ये जी। चीज़ें तो है जो चलती रहती है, लेकिन मैं ये वो पूछना चाहता हूँ आपसे, सवाल ये था असल कि जैसे कि वहाँ पे हम गए, तो क्या यहाँ पे कुछ टेक्निकल या कुछ ऐसा हमसे फॉल्ट हुआ हमारे समाज से कि हम पहले वहाँ दीनदयाल नगर थाने गए, फिर हम माणक चौक गए? देखिए मैं आपको इसको थोड़ा सा लीगल पॉइंट को क्लियर करता हूँ कि जब से बीएनएस की नई धाराएं आई हैं 2023 के अंदर से, तो पहले क्या होता था कि जहां घटनास्थल होता था उसी थाने क्षेत्र के अंदर एफआईआर होती थी। अब ये है कि आपके घटनास्थल कहीं पर भी हो, आप किसी भी करीबी के संबंधित थाने के अंदर 0 पर कायमी होती है, देहाती नालसी काटना उसे कहते हैं, उसका एक लीगल लैंग्वेज है, और 0 पर कायमी होती है और फिर संबंधित थाने के ऊपर एफआईआर की पूरी ड्राफ्टिंग वगैरह होकर वहां से आपको प्रिंट मिलती है। अब आपको मैं बता दूं कि हम पहली बार जब डीडी नगर थाने गए थे तो वो जो घटनास्थल था वो थोड़ा सा, उस घटनास्थल की एक लेन डीडी नगर में, एक लेन माणक चौक में, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, बट वो दूर हुआ। और थाने पर भी हम लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया, जो भी प्रदर्शन हुआ जिस भी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखी, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, सहयोग करते हुए उस पर एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद गिरफ्तारी हुई। तो आपको तरीका सीखना पड़ेगा अपनी बात कहने का, कि वो कहता ना एक शेर है, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं
उसके बात कहने का तरीका अगर आपको आता है तो आपकी हर बात सुनी जाएगी। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ, पूरा मामला आप कभी पढ़िएगा। तो आपको अगर अपनी बात कहने का तरीका पता हो, आपको कानून की जानकारी हो, आपको अवेयरनेस हो, आपको कंटेंट के बारे में पता हो, किसी मामले के कॉन्टेक्स्ट के बारे में पता हो, तो आप आसानी से किसी भी मामले को डील कर सकते हैं और आप पॉजिटिविटी के साथ अपने काम को करा सकते हैं। इस वाले मैटर में देखिए ना आप कि एक मैटर आज की कंडीशन में इंटरनेशनल मीडिया न्यूज के अंदर आ रहा है रतलाम का, वो बात और है कि वो निगेटिविटी के साथ आ रहा है। पहले हमारा रतलाम फेमस था सेव, सोना, साड़ी, अब उसके साथ में ये एक नई 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 बेकार सी ऐसी चीज जुड़ी है कि आज पूरा रतलाम को निगेटिविटी के साथ देखा जा रहा है कि इतनी विभत्स तरीके से, इतना क्रूर तरीके से उन बच्चों के साथ एक व्यक्ति मारपीट करता है। वाकई आपके और हमारे भी बच्चे, हम समझते हैं, लेकिन ये क्या है कि इनके साथ साथ जिस व्यक्ति ने यह आरोप या अपराध किया है, मैं उन लोगों को इनका गुनाहगार मानता हूं जिन्होंने इनके दिलों के अंदर ये जहर भरा है। इनको रेडिकलाइजेशन, इन लोगों बच्चों का जो रेडिकलाइजेशन किया गया है, मैं उन लोगों को इसमें अपराधी मानता हूं। और आपको और हमको सबको कट्टर संगठनों से, धार्मिक कट्टर संगठन जो नफरत सिखाते हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, उनसे अपने बच्चों को हमेशा दूर रखो, वरना वो अपराधी बनेंगे। चलिए ये तो ठीक है। अब मैंने ये भी, क्योंकि समाज में बातें चलती है कई सारी, तो मेरा यह नज़रिया है कि समाज को ही एक मैसेज भेजना है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए तो हमें आगे क्या करना चाहिए, और क्या वहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी बनी। वहाँ धाराओं का मामला आया था, कुछ लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने ये बोला समाज के कि धाराएं जो है वहाँ पे कम लगाई गई, ऐसी हल्की फुल्की धाराएं लगाई जिसके तहत उनको जमानत मिल जाएगी। अगर वहाँ पर किसी तरीके से प्रेशर बनाया जाता या कुछ होता तो वहाँ पे धाराएं बढ़ जाती। तो ये क्या मसला है इसका? ये मिसकंसेप्शन फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उन बच्चों ने बिल्कुल फ्री एटमॉस्फेयर के अंदर अपने बयान दिए, वरिष्ठ अधिकारियों के सामने बयान दिए। जो जायज घटनाक्रम हुआ, वो जायज घटनाक्रम उन्हीं बच्चों ने बताया। अब कुछ लोग वहां आए थे कि आप इसके अंदर ये बढ़वा देते हैं, आप उसमें ये बढ़वा देते, तो मैंने उनको एक बात कही कि नाजायज काम हम नहीं कर सकते, हम मुसलमान हैं, हम जायज काम करेंगे, हम नाहक काम नहीं करेंगे। जो जायज बात हुई है आप उसको ओपन सामने बात रखिए, अकॉर्डिंग टू दैट वहां पर एफआईआर लॉन्च हुई और वो सारा काम हुआ। जो लीगल प्रोसेस है वो लीगल प्रोसेस पूरी तरीके से फॉलो हुई। अब हम ये इस तरीके से किसी भी चीज को घुमा फिरा नहीं सकते हैं, किसी को बेवजह इम्प्लीकेट करना, किसी का बेवजह ट्रैप कर देना, नाम लिखाना, ये हमारे काम नहीं है। हम लोग बिल्कुल जायज बात करें, अपनी बात हक पे रहते हुए करेंगे तो अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। और अगर आप गलत काम करेंगे तो फिर आप, अल्लाह की मदद आपके साथ नहीं होगी। तो मेरा अब ये कहना है कि आपके पास एक बहुत बेहतरीन रास्ता है, गांधीगिरी का रास्ता। इस गांधीगिरी के रास्ते, अहिंसा के रास्ते के अंदर आप समझ के चलिए कि बड़ी बड़ी सरकारें झुकती है। तो आपको एक तो किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी, हुड़दंग, किसी भी तरह का धूम मचाना, किसी भी तरह की बेवजह की आपत्तिजनक नारेबाजी एक अलग चीज होती है, आपत्तिजनक नारेबाजी, इन सबसे बचते हुए आपको एक तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, गांधी वाला वो तरीका इख्तियार करना पड़ेगा जिसके सामने अंग्रेज झुक गए थे। तो आपको भी आपका काम भी हो और बेवजह का किसी भी तरह का न्यूसेंस क्रिएट ना। ऑल इन ऑल ये शहर हमारा है, यहाँ की शांति व्यवस्था की जवाबदारी हमारी है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन इट इज अवर ड्यूटी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड टू मेंटेन पीस, टू मेंटेन हार्मनी इन दिस कम्युनिटी। ठीक है। और अब जैसे गिरफ्तारी तो उनकी हो गई है, शायद दोनों की हो गई है? जी नहीं, एक की हुई एक की हुई है, एक की गिरफ्तारी हुई है, एक अभी मिला नहीं है ना, गिरफ्तारी नहीं हो गई है उसकी। तो अब ये है कि इसमें आगे क्या होगा? जैसे हमने, हमारा जो फर्ज था, है ना, आप और हम रात को शायद वहाँ पे मिले थे उस टाइम पे जी, तो वहाँ पे उस टाइम पे गिरफ्तारी तब तक नहीं हुई जब तक राउंड अप नहीं हुआ, आपने खाना भी नहीं खाया था जी और आप वहां से गए भी नहीं थे। और मैं आया भी इसलिए था, मैंने बोला नहीं यार, क्योंकि वहाँ पे जरूरी है वहाँ देखना है कि यार वहाँ गिरफ्तारी हुई हो कि नहीं हुई है, क्योंकि समाज में एक उत्साह और गुस्सा दोनों चीज थी वहाँ पे। जी। तो अब मेरा ये मानना है कि अब आगे इस मामले में क्या होगा, क्या लीगल क्या होता है कोई काम कि मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि किसी भी तरह के मसले के अंदर जब तक आप लंबी लड़ाइयां नहीं लड़ते आपको इंसाफ नहीं मिलता। एफआईआर हो गई, मामला कोर्ट जाएगा, आपको कोर्ट के अंदर ट्रायल फेस करना है सामने वाले बंदे को, आपको भी इंसाफ की लड़ाई आगे तक लड़ते हुए जाना है। तो ये मत सोचिए कि एक दो दिन के अंदर कोई मामला बनेगा। अगर उन लोगों ने अपराध किया है, कोर्ट के अंदर वो प्रूफ होगा, कोर्ट उनको सजा देगी। तो ये इंसाफ की लंबी लंबी लड़ाइयां हैं। लोगों ने 20-20 साल इंसाफ की लड़ाइयां लड़ी है। कुछ लोगों ने तो ये प्रूफ करने में लड़ाइयां लड़ी है कि सामने वाले ने हमारे साथ अपराध किया है, कुछ लोगों ने ये प्रूफ करने में लड़ाई लड़ी है कि हम बेगुनाह हैं। आप कई मामले देख लीजिए पुराने, हम निकाल के देखें तो 20-20 साल केस लड़ने के बाद बाइज्जत बरी होकर आते हैं लोग। तो इंसाफ की लड़ाई है, लंबी चलेगी और लड़नी पड़ेगी आपको।
तो भी इसके लिए जो लीगल टीम कौन काम कर रही है अभी? देखिए, यहाँ की लोकल लीगल टीम्स हैं, कुछ लॉयर्स हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं और ऑब्जर्वेशन के साथ वो लोग काम कर रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि ये जो मैसेज इस पर्टिकुलर मामले से पूरे देश को गया है कि नफरतों का बाजार अब बंद करना पड़ेगा और हम लोगों को अब प्रेम के साथ, मोहब्बत के साथ, जो ये दूरियां पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने हम दो समुदायों के बीच बढ़ाई है, हिंदू मुसलमानों के बीच खास तौर पर, उसको कहीं ना कहीं खत्म करना पड़ेगा। तब जाकर हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को एक नया वो भविष्य दे पाएंगे जिसमें वो खुशहाल तरीके से पहले जैसे रहेंगे, जैसे हम लोग हमारे पुरखे रहा करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और यही मुझे क्लियर करना था समाज के सामने। अगर आने वाले वक्त में ऐसा कोई मामला, अल्लाह ना करे कि किसी भी तरीके का ऐसा कोई मामला सामने आए, तो आप क्या समाज से कहना चाहेंगे कि सबसे पहले वो क्या करें ताकि हमें भी कंफ्यूजन ना हो, काम प्रॉपर ढंग से हो जाए और हमारा काम इस तरीके से पक्का हो कि हम किसी भी ट्रैप में ना फंसे, ना सरकार के ना प्रशासन के ट्रैप में ना फंसे और अपना काम हो जाए। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक। उसके लिए आप एक मैसेज। देखिए, मेरा मैसेज बहुत क्लियर है सभी को जो मेरी बात सुन रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको एजुकेटेड बनना पड़ेगा, दूसरी बात आपको जागरूक बनना पड़ेगा, तीसरी बात कानून की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, चौथी बात करने का तरीका आपको सीखना पड़ेगा। 4 चीज़ों की आपका जहां पर आप मिलाप कर लेंगे कि आपके साथ अगर अल्लाह ना करे किसी तरह का इंसिडेंट किसी के भी साथ होता है, तो उस मामले को बेहतर तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से, कानून के साथ, तर्क के साथ और आंकड़ों के साथ, इस सारी चीज़ों के साथ मिला के जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखेंगे तो आपकी बात प्रॉपर तरीके से सुनी जाएगी। और अगर कोई अपना, मैं अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक बात कही थी कि अपना कायद जो कह दे, वो कह दे कि बैठो तो बैठ जाओ, वो कह दे तो उठो तो उठ जाओ। अपने कायद, चाहे वो जिसको भी आप कायद माने, बनाएं या जिससे आप दिल से समझें जिसको, उसकी बात को मानिए, क्योंकि कायद की रजा, अगर आप अमीर की बात मानते हैं तो अमीर की रजा में अल्लाह की मदद होती है, अमीर की रजा में अल्लाह की रजा भी होती है। और अगर आप अपने कायद की बात ना मानेंगे तो फिर उसकी वो कहते हैं ना कि वो घट्टी के बीच में, पहाड़ों के बीच में रह जाता है कि वो इधर से भी पिसाते हैं और इधर से भी पिसाते हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अभी इस तरीके का वक्त नहीं है कि आप बेवजह की हुड़दंग करके बेवजह परेशानी नहीं करेंगे। आप अच्छे तरीके से अपनी बात को रखें, आपकी बात बेहतर तरीके से सुनी जाएगी। ये वाला एग्जाम्पल है ना हमारे सामने, देखे चलिए, एक बेहतर तरीके से की गई बात, तो आज पूरी दुनिया आपकी बात सुन रही है और उस मामले पर एक्शन लिए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ही रजा और अल्लाह की रजा की वजह से शायद हमने भी नहीं सोचा था या आपने भी नहीं सोचा था कि ये मामला इंटरनेशनल तौर पर चला जाएगा, क्योंकि उस बच्चे के मुंह से जब अल्लाह निकला, जी, बेशक जब मजलूम पर जुल्म होता है ना तो आसमान फट जाता बिल्कुल सही है कहना। ना, अल्लाह की रहमत उसके ऊपर आती है। और शायद अल्लाह ही का ये करना है कि ये मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ गया हाईलाइटेड और हुआ। हाईलाइटेड हो गया, क्योंकि होना जरूरी था, क्योंकि वो मामला इतना खतरनाक था। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया और अभी नेशनल मीडिया पे और हर जगह ये पॉलिटिकल भी कहीं ना कहीं टॉपिक ये बन चुका है। तो ये अल्लाह ही करने वाला है बेशक, लेकिन यही है कि आने वाले वक्त में हम जो है वो सतर्क रहें और सावधान रहें और अपने तरीके से मिलजुल के आपस में काम करें। बस हम यही चाहेंगे और लोगों को भी हम यही कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हमसे जुड़ें। और अपने शहर में देखिए, जैसे इन्होंने बोला कि अमीर की बात मानना, मसला यही होता है कि हम कहीं ना कहीं आपस में उलझ कर रह जाते हैं। ये बड़ा एक फॉल्ट होता है हमारा। और जिस वजह से जो होता है ना, सामने वाली जो हमारे पार्टी, वो कोई भी हो सकता है सामने हमारे, वो कहीं ना कहीं फायदा उठा जाती है। हमारे साथ ही चीजें कई बार हुई भी है। तो हमारा ये मानना है कि पहले हम आपस में, हमें मुत्तफिक होना पड़ेगा, हमें साथ में मिलकर कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा। हो सकता है कि हमारी मानसिकता कुछ अलग हो, लेकिन जहां बात कौम की आ जाए जनाब, जहां पे भी कौम की बात आ जाए, हम अपने आपसी विवाद को, आपसी आपसी वो इख्तलाफात को या फिर जो भी हो, आपको किसी से हो सकता है आपको बुग्ज हो, कीना हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको आप साइड लाइन करें, क्योंकि मसला यहाँ पे कौम का है। क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा ऊपर जाने के बाद कि जहां पर आपका मसला कौम का था, तो आप आपसी इख्तलाफ के चक्कर में आपने कौम का नुकसान कर दिया। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। और आखिरी मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जनता को, और आप आखिरी मैसेज दें। और इस चैनल को मैं आपसे आखिरी बात ये कहना चाहूंगा कि आप इस द मुस्लिम के चैनल को सब्सक्राइब करें। हम एक आईना बनेंगे इंशाल्लाह, आने वाले वक्त में एक बुलंद आवाज बनने की हम कोशिश कर रहे हैं। हर मसले को जानना हमारा हक बनता है। हो सकता है कि न्यूज मीडिया आज बता रही है, कल हमारे लिए कुछ ना बताए, इसलिए हमारे पास खुद का एक जो है मीडिया क्रिएट होना जरूरी है। इसलिए हमने इसकी शुरुआत की है। आपसे गुजारिश करूंगा कि इसको सब्सक्राइब करें। आखिरी में एक मैसेज, इमरान खोखर साहब
देंगे कि हमें इस मसले में क्या क्या करना चाहिए और किस तरीके से क्या काम आगे हम देखिए, करेंगे। मैं आखिरी के अंदर आपसे यही कहता हूँ कि हमारे और आपके आपसी नज़रियाती इख्तिलाफात अलग हो सकते हैं। हमारी जाज़म और हमारा कौम का मसला एक है, और हम लोगों को एक साथ होकर, यूनाइट होकर इन जालिमों के ख़िलाफ़, इन तानाशाहों के ख़िलाफ़ अपने वजूद की जद्दोजहद की लड़ाई को जारी रखना है। लेकिन वो लड़ाई जो होगी वो अहिंसक होगी, वो लड़ाई होगी गांधीवादी वाली होगी, वो लड़ाई होगी डेमोक्रेटिक होगी, वो लड़ाई होगी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होगी, यानी संवैधानिक लड़ाई होगी। तो ये सारी चीज़ों को हमने एक जगह इकट्ठे करते हुए अपनी बात को पूरी ताकत से शासन प्रशासन के सामने रखना है, और जायज़ तरीके के मुद्दों की बात होगी वहाँ पर हमें सब चीज़ें अपनी रखनी है। तो मेरी नौजवानों से खास तौर पर गुजारिश है कि आप पढ़िए, लिखिए, जागरूक बनिए और बुराइयों से दूर रहिए। बुराइयों को बिल्कुल साइडलाइन कर दीजिए, अच्छाइयों की तरफ ध्यान लगाइए और एक जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश कीजिए इस देश को आगे ले जाने के लिए। जी, शुक्रिया। सही सही बात।